3 में हम लोग शेयर फोरफीचर के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे कैपिटल रिजर्व की, जो हमारी शेयर कैपिटल का बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो यहीं पे हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था बेटा, जो मैं क्लास में करवाऊंगा, आप लोगों को डिस्कस करूंगा, मतलब क्लास में आप लोगों से, वो वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा अब यहां पे समझिए जरा क्या था। मिस्टर शमी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ कंपनी XYZ लिमिटेड पेइंग एप्लीकेशन मनी एट द रेट ₹2 पर शेयर बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। ठीक है जी। द शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 एंड अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है जी। तो मतलब ये जो शेयर की वैल्यू है ये है ₹10 प्लस 2 के हिसाब से। आगे अलॉटमेंट पे मिलने थे हमें ₹5, ठीक, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो अलॉटमेंट मनी बन रही है दैट इज 5 टोटल। तो इट विल बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2। और जो फाइनल कॉल है वो भी ₹5 की है। तो टोटल शेयर बेटा हमारा 12 का होना था, मतलब एप्लीकेशन पे कितना हो गया? ₹2। तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये आपका हो गया अलॉटमेंट, और ये आपका हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। तो आगे क्या हुआ? नाउ इन केस मिस्टर शमी डजंट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स आर forfeited, then the following entry shall be passed on forfeiture। अब बेटा देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें फटाफट यहाँ पे बनाना है अपना अलॉट, वो जो हमारा एडजस्टमेंट टेबल होता है ना वो बनाना है एक ही पर्सन के लिए। सिर्फ लास्ट कॉलम में चेंजेस आएंगे। इस एडजस्टमेंट टेबल को मैं बोलता हूं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरिया। सबसे पहले तो बेटा आ जाएगा हमारा शेयर्स अप्लाइड, फिर शेयर्स अलॉटेड, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर उसके बाद एक्सेस। एक्सेस के बाद के जो आपके कॉलम्स हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, पहले कॉलम में नहीं है। पहला है एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, फिर यहां पे आ जाएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और एंड में आपका आ जाएगा CIA, मतलब कॉल्स इन एरिया। ठीक, तो यहां पे क्या चीज है बेटा जरा देखिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरिया, यहीं से हम लोगों को सारी चीजें जो है वो सॉल्व आउट कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या चीज है, शेयर अप्लाइड आपके कितने थे इस क्वेश्चन में? सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोगों को पहले से ही बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों गिवन है। देखिए बेटा ध्यान से जरा, आपको 600 शेयर जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं और 1000 शेयर्स आपने अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे 1000 शेयर्स लिखेंगे जो अप्लाइड हैं और 600 जो अलॉटेड हैं। अब एप्लीकेशन मनी हमारी कितनी थी सर? हमारी एप्लीकेशन मनी थी ₹2। तो यहां पे आपका हो गया 2000, ठीक। रिसीव जो है, सॉरी पहले यहां पे बेटा रिसीव डालनी थी, मैं गलत लिख गया यहां पे। यहां पे रिक्वायर्ड
सॉरी, यहाँ पे रिसीव्ड और यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो 1200। अब एक्सेस जो है वो 800। तो अब आगे के कॉलम में हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हमें अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट देख लेना है। अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है सर, 5 रुपए है। तो हमें कितने शेयर्स के ऊपर 5 रुपए मिलने थे सर, हमें 600 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए मिलने थे, तो मतलब ये हो गया 3000। क्या हम लोग एक्सेस जो हैं वो 800 रुपए पूरा का पूरा 3000 में कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमने वही किया, हमने 800 रुपए यहां पे एडजस्ट कर दिया है। अब जब मैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पर्सन की बात करूंगा कि भैया इसकी कॉल इन एरियर कितनी चल रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं सर अलॉटमेंट मनी पे ड्यू थे 3000, लेकिन एडजस्ट कितने हुए 800, क्योंकि पे तो उसने कुछ भी नहीं किया, तो कॉल इन एरियर उसका हो गया 2200। कब? ऑन अलॉटमेंट। ठीक, यही चीज हुई। तो अब बढ़ते हैं आगे। सर उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, तो बेटा अगर फाइनल कॉल का कॉल इन एरियर देखना चाहोगे तो फाइनल कॉल पे हमने कुछ एडजस्टमेंट तो करी नहीं है। ठीक है जी। अब सबसे पहले चीज तो आपने क्या करनी है, यहां पे मैं आपको एक वर्किंग नोट समझा रहा हूं। यहां पे अगर मैं देखूं मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल, तो वो कितना था सर, वो भी 5 रुपए था और वो पूरा का पूरा 3000। अब हमें करनी है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब आप सब समझते हैं बेटा, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड क्या चीज करनी है, क्योंकि सर अगर तो इसके शेयर फोरफीट ना किए होते तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक, लेकिन इसके शेयर फोरफीट कर लिए गए, तो क्योंकि शेयर फोरफीट कर लिए गए हैं तो हमें सर शेयर फोरफीचर की एंट्री में फटाफट से हमें लास्ट वाले लेक्चर को रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, उस लास्ट लेक्चर में आपको क्या समझाया गया था? उस लास्ट लेक्चर में आपको यह चीज समझाई गई थी कि अगर शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू किया है हम लोगों ने बेटा, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम में हमें यह चीज देखनी है कि आप प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो चुकी है या नहीं हुई। नहीं हुई तो क्या पार्शली में कुछ रिसीव हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सर जो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग रिसीव कर चुके हैं उस सिक्योरिटी प्रीमियम का हमें कुछ भी नहीं करना। तो इसके लिए, इस कैलकुलेशन के लिए मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि मैंने कितना सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो रिसीव किया है और मैंने उसके अलावा कितनी नॉमिनल वैल्यू जो है वो रिसीव कर ली है। जरा इसे ध्यान से समझना। ये देखिए, अब देखिए हमें पता लग गई ये चीज कि सर अलॉटमेंट में जो भी हमारी रकम है, ठीक, उस अलॉटमेंट मनी में हम लोगों को 2200 रुपए हमारा एरियर चल रहा है। सर अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करें? देखो बेटा, हमेशा एडजस्टमेंट हम लोगों ने ऐसी करनी होती है। एडजस्टमेंट हमेशा सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू, उसके बाद प्रीमियम, फिर उसके बाद सेकंड नंबर का नॉमिनल वैल्यू, फिर उसका प्रीमियम एंड सो ऑन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम का मतलब क्या हुआ? इस डायग्राम का मतलब है कि सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन मनी की नॉमिनल वैल्यू को एडजस्ट करना है, फिर अगर एप्लीकेशन मनी के साथ कोई प्रीमियम है मुझे उसे एडजस्ट करना है, फिर मुझे अलॉटमेंट मनी का नॉमिनल वैल्यू एडजस्ट करना है, फिर अलॉटमेंट मनी का अगर कुछ प्रीमियम है तो मुझे उसे एडजस्ट करना है। सो ऑन में मेरे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाती है। ठीक, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम दोनों है, विच इज पॉसिबल इन नेचर, तो आप सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू एडजस्ट करेंगे, फिर आप लोग प्रीमियम एडजस्ट करेंगे। तो अब हमारे सामने केस क्या बन जाता है बेटा, देखिए अगर मैं इस 3000 रुपए अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर मैं उसकी बात करना चाहूं तो वो थी 5 रुपए इंटू 600 शेयर्स, मतलब के 3000।
अब इस 3000 में से नॉमिनल वैल्यू कितनी है? सर नॉमिनल वैल्यू थी 3 रुपए और प्रीमियम कितना है? सर प्रीमियम था 2 रुपए। तो नॉमिनल वैल्यू 3 के हिसाब से अगर मैं देख लूं, ठीक, तो यहां पे क्या हो गया सर? नॉमिनल वैल्यू हो गई 1800 और मेरा प्रीमियम हो गया 1200। लेकिन सर हमारे जो टोटल कॉल इन एरियर है वो है 2200 रुपए, मतलब हमने 800 रुपए को एडजस्ट किया है। अब ये 2200 रुपए जो है ये कैसे कैसे बना हुआ है ये हमें यहां से पता लगेगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे अब आप लिखेंगे एडजस्टमेंट। आपने कितने रुपए एडजस्ट किए? सर हमने 800 रुपए एडजस्ट किए। अगर बेटा हमने 800 रुपए एडजस्ट किए हैं तो जरा समझना इस चीज को, 800 रुपए पहले मैं नॉमिनल वैल्यू में एडजस्ट करूंगा। मतलब अगर सपोज करो यहां पे 2000 रुपए की एडजस्टमेंट होती तो मैं पहले 1800 यहां पे लिख देता और फिर मैं 200 रुपए इधर लिख देता। लेकिन यहां पे कुछ और है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए की एडजस्टमेंट है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं यहां पे 800 रुपए करूंगा और उधर एडजस्टमेंट करूंगा nil। तो मतलब कि मेरी जो नॉमिनल वैल्यू टू बी एडजस्टेड है कॉल्स इन एरियर में है वो है 1000 और 1200 रुपए जो है वो है मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये चीज सबको समझ में आई? आई एम एक्सपेक्टिंग की आ गई होगी। तो अब जरा देखिए इसका मतलब सर ये मुझे एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ी? ये एडजस्टमेंट मुझे बच्चों इसलिए करनी पड़ी ताकि मुझे ये चीज पता लग जाए सिक्योरिटी प्रीमियम called but not received कितना है। अगर यहां पे 200 रुपए एडजस्ट कर देता तो सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड कितना होता? इतना होता, राइट? 1000 रुपए होता मतलब, ठीक। लेकिन यहां पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुई तो सिक्योरिटी प्रीमियम जितना भी कॉल किया गया है वो सारा का सारा हमें ऐसे एज इट इज कैंसिल करना पड़ेगा। अब जरा फटाफट आपको दिखाता हूं हमने एंट्री में क्या सीखा था। एंट्री में हमने यही बोला था ना कि सर शेयर कैपिटल में आ जाएगी नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड आगे, ठीक। और शेयर फोर फीचर में नॉमिनल वैल्यू रिसीव्ड, कॉल इन एरियर में सब कुछ आ जाएगा। तो सर अब हमारे पास टोटल कॉल इन एरियर की फिगर तो जरूर है, क्योंकि हमारा जो टोटल कॉल इन एरियर है दैट इज 5200, तो इट इज तो क्लियर हमें, ठीक। लेकिन अब आगे हमें एंट्री क्या पास करनी है? सर एंट्री हमारी यहां से बन जाएगी। देखो जी, अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो अब डेबिटेड में क्या चीज हो रही है बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड में कि जितनी हमने नॉमिनल वैल्यू कॉल कर लिया, क्या हमने पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल कर लिया? नॉमिनल वैल्यू कितनी थी सर? 10 रुपए थी। कितने शेयर थे सर? 600 शेयर थे। तो अमाउंट विल बी 6000। उसके बाद एक मिनट में चेक कर लो नॉमिनल वैल्यू कंप्लीट कॉल अप हुई है नहीं हुई है। हाँ फाइनल कॉल भी हो चुकी है। हाँ जी बेटा, अब आगे सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, सिर्फ उतने से डेबिट करना है। कितना है? 1200 रुपए। बारह सौ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर में नॉमिनल वैल्यू जो मैं रिसीव कर चुका हूं, मैं कितनी नॉमिनल वैल्यू रिसीव कर चुका हूं बच्चों? मैंने सर एक ही बार में अमाउंट रिसीव करी थी, वो करी थी 3000 रुपए और वो सारी की सारी नॉमिनल वैल्यू में एडजस्ट हुई है। तो यहां पे आ गया आपका 3000 और एंड में कॉल्स इन एरियर अकाउंट वो आपके सामने है 5200 जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी यहां पे।
अब उन्होंने सर क्या कर रखा है, देखो बेटा, अगर आप पॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते तो पैसा अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा होगा और फाइनल अकाउंट में पड़ा होगा, उन्होंने उसी अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करके खत्म किया हुआ है। देखिए जरा यहाँ इनका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। अब बेटा अगला हमारा कॉन्सेप्ट है री इशू का, जरा इसे समझना। री इशू ऑफ शेयर्स। अब बेटा री इशू के कॉन्सेप्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी होती है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे जरा एक कॉन्सेप्ट को जरा अपने दिमाग में बसा लो बड़े अच्छे से कि कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में बच्चे क्या गलती करते हैं। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में ना बच्चे फॉर्मूलाज याद करने लग जाते हैं। अब छोड़ दीजिए फॉर्मूला को, मैं सीधा आपसे कॉन्सेप्ट में बात करूंगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए। सपोज करो तुम्हारे शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो है वो 10 रुपए, ठीक। तो अब शेयर की जब मैं नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहा हूं बेटा, तो नॉमिनल वैल्यू पे ही मतलब मैं हमेशा शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करूंगा। मतलब के बात यह हुई कि सर अगर हम लोग इसके ऊपर 10 रुपए ही रिसीव कर रहे हैं तो वो तो जाएगा शेयर कैपिटल में, लेकिन अगर मैं 10 रुपए से कुछ ज्यादा रिसीव कर रहा हूं क्या वो भी शेयर कैपिटल में जाएगा? सर इट इज द वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल्स या हमारे अकाउंटिंग रूल्स, कंपनीज एक्ट के रूल्स तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू को शो करते हैं। तो बेटा अब सपोज करके देखो कि प्रीमियम के नाम के बिना, ठीक, प्रीमियम के नाम के बिना आपके पास नॉमिनल वैल्यू अपनी बेसिक नॉमिनल वैल्यू से, डिसाइडेड नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा अमाउंट रिसीव हो गई। सुनने में अजीब नहीं लगता कि सर हम तो ये बोलते थे कि नॉमिनल वैल्यू से अगर ज्यादा कुछ भी आ जाए तो वो तो होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। तो अगर मैं नॉमिनल वैल्यू ही एक्सेस में रिसीव कर लेता हूं तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, यही हमारा अकाउंट बोलता है। तो अब जरा समझिए क्या हुआ। आपने रिसीव करने थे नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए। सर ये चीज हो कैसे सकती है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको। आपके पास है 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स। अब इस 10 रुपए में से आपने 6 रुपए पहले पे कर दिए, राइट? अलॉटमेंट पे, कहीं पे भी आपने 6 रुपए पहले पे कर दिए। तो अब सिर्फ मुझे ये बताओ तुम्हारे शेयर्स के ऊपर कितने पैसे आ चुके हैं तुम्हारे शेयर्स के ऊपर अब तक? अब तक आ चुके हैं 1000 शेयर्स के ऊपर 6 रुपए, मतलब 6000। और आने कितने चाहिए थे? सर आने चाहिए थे 1000 इंटू 10, 10,000, राइट? इसके बीच में हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये
आने चाहिए थे। ठीक, तो अब तुमने अभी तक 6,000 रुपए पे कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद तुमने कोई अमाउंट पे नहीं करी। नहीं करी। सर अब क्या करें? तो अब तुम्हारे शेयर हो गए फोरफिट। ये जो 1,000 शेयर्स थे ये हो गए फोरफिट। ठीक, अब जब मैं फोरफिट की बात कर रहा हूं तो यहां पे एक चीज समझना, फोरफीचर करने के बाद कंपनी को क्या फायदा? क्योंकि अभी भी उनके जो 1,000 शेयर्स हैं, ठीक, वो एज इट इज पड़े हैं, तो कंपनी को क्या फायदा? तो कंपनी ने शेयर्स जब्त किए आपके, फोरफीट किए, और उसके बाद उन शेयर्स को री इशू कर दिया। री इशू कर दिया, जैसे ये शेयर्स थे मिस्टर ए के, मिस्टर बी को री इशू कर दिया। अब मिस्टर बी को पता है क्या बोला गया? मिस्टर बी को बोला गया, भैया ये जो 10 रुपए का शेयर है ना, ये हम तुम्हें 7 रुपए में दे देंगे। कितने में दे देंगे? 7 रुपए में दे देंगे। अब बी सोच रहा है कि 10 का शेयर 7 में मिल रहा है, यार ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बेटा तुम कौन हो? तुम हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा सेक्शन 53? क्या बोलता है सेक्शन 53? कि कंपनी कभी भी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। यही तो कॉन्सेप्ट था, एक्सेप्ट वो स्वेट इक्विटी शेयर्स हो। वो क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब यहां पे क्या चीज बताई गई? कंपनी ने तुम्हें यह चीज समझाई कि भैया देखो, हम 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में नहीं दे रहे। ध्यान से देखो, जब तुम री इशू करोगे तो वो बंदा कितने पैसे देगा? वो 7 रुपए देगा। और देखो वो क्या करेगा, 1,000 शेयर के ऊपर हमें कितने मिले? हमें मिले 7 रुपए। मतलब कुल मिला के कितने पैसे मिल गए हमें? हमें सर मिल गए 7,000 प्लस करके 13,000 रुपए। समझ में आ रही है ये चीज? जब तुमने 7 रुपए और लिए तो तुमने उस 1,000 शेयर्स के ऊपर टोटल अमाउंट कितनी रिसीव कर ली? सर हमने 13,000 रिसीव कर ली। और हमें एक्चुअल में करनी कितनी थी? सर हमें 10,000 करनी थी। तो ये जो ऊपर का प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपए का, ये नॉमिनल वैल्यू नहीं कंसीडर होगी बेटा, ये कंसीडर होगा तुम्हारा कैपिटल। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कि एक्चुअल में कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट है क्या? कैपिटल रिजर्व जब हम लोग री इशू करते हैं ना, बच्चे बोलते थे सर डिस्काउंट पे इशू किए हैं। डिस्काउंट पे नहीं इशू किया बेटा, हम लोगों ने टोटल जिस शेयर के ऊपर 10 रुपए लेने थे, हमने उसके ऊपर 13 रुपए ले लिए। ये हमारे लिए फायदे की डील रही। इसी वजह से हम लोगों ने इसकी जो ऊपर की अमाउंट थी उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। सर अब जो डिस्काउंट की वैल्यू हम ज्यादा ज्यादा कितनी दे सकते हैं? बेटा हम डिस्काउंट की वैल्यू उतनी ही दे सकते हैं जहां तक हमारी नॉमिनल वैल्यू कवर हो जाए। सपोज करो अगर तुम बोलते 10 का शेयर 7 का नहीं, हम 4 रुपए में दे देंगे, यहां पे 4 आ जाता, यहां पे भी 4 आ जाता, तो 10,000 पूरा हो जाता, कुछ भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ना जाती। अगर तुम बोलते कि यहां पे हम 4 की बजाय 3 रुपए में दे देंगे, तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती। ये चीज अलाउ नहीं करनी। अगर कैपिटल रिजर्व नेगेटिव में जा रहा है, कैपिटल रिजर्व नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, देन वो चीज गलत है, उतना डिस्काउंट अलाउड नहीं है। बेटा ये कॉन्सेप्ट मेरी भाषा में समझ में आया? जरा फटाफट से कमेंट करके रिप्लाई करना कि व्हाट इज कैपिटल रिजर्व। समझ में आया सबको? कैपिटल रिजर्व के केस में बेटा किसी भी तरह से कुछ भी आप लोग रट्टा मत मारना, ये कॉन्सेप्ट को बस समझना। कैपिटल रिजर्व में कभी गलती नहीं होगी। तो अब हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन है मेरे सामने, देखिए
Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of rupees 100 each, ठीक, on which rupees 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at 25%, 25 per share, ठीक है जी. The directors forfeited the above shares and reissued 1500 shares of such shares to Mr. Short at rupees 65 per share, paid up as 75 per share. हाँ जी बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2000 शेयर्स थे, 2000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, 2000 शेयर्स को सर हमने फोरफिट कर दिया. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 75 कॉल्ड अप हो चुके थे, लेकिन 100 रुपीज का वो टोटल शेयर था, 75 रुपीज उसके ऊपर कॉल्ड अप हो चुके थे, लेकिन वो सामने वाले बंदे ने 25-25 रुपए की दो चीजें पे नहीं करी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल. तो मतलब उसने एक्चुअल में पे कितना किया सर? ये 25, 25, 25 और 25 का केस होगा, ठीक, हम मान के चलते हैं, जिसमें से 75 जो कॉल्ड अप है, सिर्फ ये वाली अमाउंट जो है वो उसने पे करी हुई है. अब यहाँ पे सोचने वाली चीज ये भी है कि सिर्फ 2000 शेयर्स थे, 2000 में से जो रीइशू करे गए वो 1500 शेयर्स रीइशू करे गए. यहां पे आपने एक और चीज समझ लेनी है, वो क्या है कि हमेशा जो कैपिटल रिजर्व निकलेगा री इशूड शेयर्स के ऊपर निकलेगा. कैपिटल रिजर्व हमेशा री इशूड शेयर्स. तो इसका मतलब सर जो शेयर्स री इशूड नहीं हुए उनका क्या करना है बेटा? उसे एज इट इज छोड़ देना. इसके लिए मैं अभी तुम्हें शेयर फोरफीचर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है जी. आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो जैसे अभी हमने पिछले केस में करी, नहीं तो अदरवाइज आप शेयर फोरफीचर अकाउंट भी बना सकते हो. इस अकाउंट में आपको क्या करना है? सबसे पहली एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर. तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय शेयर कैपिटल अकाउंट. और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये शेयर कैपिटल कौन सा है सर? इसके बारे में बाद में बताता हूं. यहां पे आप लोगों ने लिख देना है बेटा टू बैलेंस कैरिड आउट. ये कौन से हैं? शेयर्स नॉट री इशूड. ये उनकी वैल्यू होगी, अमाउंट उनकी होगी जिनकी जो शेयर्स हम लोगों ने अभी तक री इशू नहीं करे. तो जो शेयर्स री इशू नहीं करे, ठीक, तो उसको आप एज इट इज यहां पे लिख देंगे. अब मैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा से बढ़ना चाहता हूं. तो जब बेटा इन्होंने शेयर्स को फोरफिट किया तो हमारे सामने एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? हमारे सामने सर एंट्री पास होनी चाहिए थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक, टू शेयर फोरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर. यही एंट्री पास होनी चाहिए थी. इन्होंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला, तो इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की बात ही सिर्फ करी है. तो अब देखिए शेयर कैपिटल में कितना आता था सर? नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप. नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप कितनी है? 75 रुपीज है. तो 2000 शेयर्स के ऊपर अगर मैं 75 रुपए के हिसाब से देखूं तो 1.5 लाख रुपया बनता है, वो यहां पे आ गया है. उसके बाद कॉल इन एरियर में मैं 1 लाख लिख सकता था टोटलिटी में कॉल इन एरियर, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही ऐसे कर रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. और शेयर फोरफीचर अकाउंट में 50,000. तो साथ ही के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे एंट्री पास करके कितनी अमाउंट लिखी थी? 2000 इंटू 25 है ना, 50. कैसे आया ये सर? 2000 शेयर्स हैं इंटू 25. अब सबसे पहला काम तुमने क्या करना है शेयर फोरफीचर अकाउंट में? सबसे पहला काम, जो शेयर्स नॉट री इशूड हैं उनकी अमाउंट को यहां पे लिख दो. कैसे? अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? ये 50,000, वैसे बेटा इस केस में तो बहुत सिंपल था, तुम 500 इंटू 25 भी कर सकते थे, लेकिन हमें पता लग गया कि सर ये जो शेयर कैपिटल है ये 50,000 रिप्रेजेंट कर रही है 2000 शेयर्स को,
इसमें से हमने सिर्फ 1500 शेयर्स ही जो हैं वो री इशू किए हैं। उसमें से हमने सिर्फ 1500 शेयर्स ही री इशू किए हैं, तो बाकी के बचे 500। अब आप यहां पे कैरी डाउन कैसे निकालेंगे बेटा? आप यहां पे कैरी डाउन ऐसे निकाल सकते हैं, 50,000 अमाउंट टोटल कितने शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है? सर ये 2000 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें से 1500 शेयर्स अभी भी नॉट री इशूड है। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 500 शेयर्स अभी भी री इशूड है, नॉट री इशूड है। तो यहां पे कितनी अमाउंट आ जाएगी बच्चों? यहां पे आ जाएगी हमारी सर 12,500। ठीक, ये चीज हो गई। तो अब बढ़ते हैं हम री इशू की एंट्री की तरफ। बेटा जी री इशू की एंट्री में कुछ आपने खास नहीं करना होता। आप लोगों ने अगर सिर्फ आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे शेयर फोरफीचर अकाउंट के साथ एडजस्ट करना है। उसका कारण मैं अभी आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा। तो यहां पे जरा देखिए क्या हुआ। कैप्टर आपको मैं री इशू की एंट्री समझा दूं। यहां पे री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, बट ऑब्वियस जितनी अमाउंट आई, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड, इफ डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल, जितनी भी हम लोग पेड अप वैल्यू और कॉल्ड अप वैल्यू मानेंगे उसकी। ठीक, उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम इफ प्रीमियम। इन दोनों में से कोई एक आएगा, या डिस्काउंट पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे, दोनों चीजें, बट ऑब्वियस है इकट्ठी नहीं होंगी। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने सर जो अपना शेयर था वो कितने के हिसाब से हमने री इशू कर दिया है? हमने सर उसे री इशू कर दिया है 65 रुपए के हिसाब से। अब देखिए ये लाइन आपको पढ़नी आनी चाहिए बेटा। जो यहां पे लाइन लिखी हुई है ना, इस लाइन को जरा ध्यान से समझना। सच शेयर टू मिस्टर एज ₹65 पर शेयर, जब लिखा होगा ना एट ₹65 पर शेयर, तो इसका मतलब यह है कि इतने पैसे तुमने लिए हैं सामने वाले से। सर तो फिर ये आगे की लाइन का मतलब क्या होता है? पेड अप एज 75 पर शेयर। इसका मतलब ये है बेटा कि जिसकी वैल्यू, जिस शेयर की वैल्यू हम 75 रुपए पेड अप मान के चल रहे हैं, उसको आपने 65 रुपए में खरीद लिया। ये बात समझ में आई? इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने 65 रुपीज पर शेयर के हिसाब से शेयर खरीदा। इस शेयर की एक्चुअल जो नॉमिनल वैल्यू, पेड अप वैल्यू मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 75 रुपए। तो इसका मतलब तुम्हें 75 का शेयर 65 रुपए में मिल गया। तो मतलब यहां पे बच्चों क्या हुआ? आपके लिए 10 रुपए का आसान भाषा में मिल गया डिस्काउंट। तो अगर सर कोई डिस्काउंट होता है तो वो हम क्या करते हैं? वो सर हम लिख देते हैं अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो अगर मैं इसी एंट्री में पोस्टिंग करना चाहूं तो क्या हुआ मेरे साथ? 1500 शेयर्स की बात हुई थी, ठीक, 1500 शेयर्स थे। बैंक में आना चाहिए 1500 इंटू 65, फोरफीचर में आना चाहिए 1500 इंटू 10, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू में कितनी मान के चल रहा हूं सर? 75 रुपए, तो 1500 इंटू 75। तो यहां पे आपका आ जाएगा 1,12,500, और यहां पे आपका आ जाएगा 15,000, और ऊपर आपका आ जाएगा 1500 इंटू 65, मतलब के 97,500। 1,12,500। सर ये तो हुई पहली एंट्री। सर अब आपने बोला था कि हम तो डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते, तो इसीलिए बेटा अब देखो तुमने क्या किया। इस डिस्काउंट को, ये जो मैंने यहां पे 2 शेयर कैपिटल लिखा था ना, इट इज फॉर डिस्काउंट, फॉर डिस्काउंट ऑन री इशू। कितना आया? 15,000। तो अब सर यहां पे बाकी की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा, दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व।
बैलेंसिंग फिगर। कितनी आ रही है इस केस में? 22,500। अब बेटा ये तो हुआ टेक्निकल वे, ठीक। जब यहाँ पे मैं टोटल लिख दूंगा 50,000, तो ये तो हुआ टेक्निकल वे। ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। अब मैं अगर आपको अपने इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं कि हमने कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया, तो देखो बेटा जरा क्या हुआ। पहले एक बार देख लें हम, कैपिटल रिजर्व इनका और हमारा बराबर आना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारा कैपिटल रिजर्व जो आया है वो बराबर आया है। तो और हम एंट्री क्या पास कर देंगे? हम एंट्री पास कर देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक। $22,500। अब बेटा एक चीज समझिए यहाँ पे, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में समझना चाहूं, जैसे मैं आपको ऊपर समझा रहा था कैपिटल रिजर्व के बारे में, कैलकुलेशन कैसे करी। देखो अब तुम्हारे कितने शेयर फोरफिट हुए या कितने रीइशू हुए? हम सर सिर्फ 1500 शेयर्स जो रीइशू हुए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूं। अब 1500 शेयर्स के ऊपर तुमने पहले अमाउंट कितनी रिसीव कर ली थी? सर हमने सबसे पहले केस में 1500 शेयर्स के ऊपर रिसीव कर लिया था 25 रुपए, याद है ना? सिर्फ हमने एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव करी थी। तो 1500 इंटू 25 मतलब कि 37,500। एक्चुअल में मुझे रिसीव कितनी करनी थी? सर एक्चुअल में मैं सिर्फ बेटा कॉल्ड अप वैल्यू देखूंगा यहां पे। एक्चुअल में मुझे रिसीव करनी थी 1500 के ऊपर 75 रुपए, सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, इंटू 75, ठीक। उसके बाद हमने सेकंड में जब री इशू किए तो हमने और कितने पैसे रिसीव कर लिए? सर हमने और 1500 इंटू 65 इतने रिसीव कर लिए, मतलब के 97,500। तो अब बेटा हमने अभी तक रिसीव करने थे 1,12,500, जिसके अगेंस्ट हमने रिसीव कितने कर लिए? यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 1,35,000। अब जब मैंने 1,12,500 के अगेंस्ट 1,35,000 रिसीव कर लिए तो इनका डिफरेंस कितना है? 1,35,000 माइनस 1,12,500, तो जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज 22,500, which is known as my capital reserve, राइट। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। जब तुम इसे अकाउंट फॉर्म में करते हो, तुम अकाउंट फॉर्म में भी यही कर रहे हो। देखो सबसे पहले तो इसमें से वो वाला हिस्सा बाहर निकाल दो जो अभी तक नॉट रीइश्यूड है। तो उसके अलावा कहानी क्या बची? हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया, ठीक, डिस्काउंट हम अप टू एक सर्टेन वैल्यू दे सकते हैं, तो बाकी का जो बचा है, जो अमाउंट आई, दैट विल बी द कैपिटल रिजर्व। बेटा ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से काफी डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ दे रहा हूँ होमवर्क। जितने क्वेश्चंस रह गए वो सारे क्वेश्चंस देख के आना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझसे एक बार ही पूछ लेना। बाकी कुछ एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट तो मतलब बेसिकली क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, जिसमें कुछ नहीं है बेटा। अगर कैश नहीं आ रहा तुम्हारे सामने तो तुम यहाँ पे एसेट अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कई बार इसमें हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अभी इसमें नहीं है। तो आप सिर्फ इसको बेटा रीड करके आना, और कुछ खास नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये नोटबुक में खुद करना, ठीक। मैं इसके अलावा आईसीआई के क्वेश्चन जरूर देखूंगा एक बारी। कोई हमारे सामने होंगे? जी हैं।
हाँ, ICAI के 3-4 क्वेश्चन है बेटा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ ही में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे और मे बी मैं डिबेंचर भी शुरू करवा दूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं बेटा हम लोग अगली कक्षा में। आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया?